हेलो गाइस, मैं अबिहा इंतखाब। अबिहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों से। हमें पूरा आसमान चाहिए, चांद तारे तो यूं हाथों में आ जाएंगे। तो इसी सोच के साथ हमने आज का ये लेक्चर तैयार किया है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा आसमान है। और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं, उसके जो सिलेबस हैं वो चांद तारे हैं। तो अगर यूपीएससी का सिलेबस हमारा पूरा क्लियर है तो चांद तारे तो यूं हाथों में आ जाएंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। यहाँ पे हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे और रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय, इसका भी हम पहला अध्याय यानी फर्स्ट यूनिट प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इसको भी यहाँ पे पूरी ख़त्म करेंगे। देखिए एनसीईआरटी बच्चे क्या करते हैं ना, साल साल भर तक पढ़ते रह जाते हैं। हमें पढ़ना क्या है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ज्ञान क्या है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। हमें कितना चाहिए, खुदाई वहाँ पे करो जहाँ पे पानी की प्राप्ति हो सके। कुएं हमें मरुस्थल में नहीं खोदने हैं कि खोदते जाएं और पानी कहीं नहीं मिले हमको। तो ज्ञान अपनी स्मार्ट स्टडी रखो। जैसे कि यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए हैं, और रामशरण शर्मा की जो पहली यूनिट है बुक की प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, उसको मैंने पूरा यहाँ पे ख़त्म करवा दिया आपका। तो एनसीईआरटी साथ में लेके चलेंगे और रामशरण शर्मा दोनों साथ ही में लेके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी साल साल भर तक पढ़ के क्या फ़ायदा। हम लोगों ने जब स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ी थी कितने दिन पहले पढ़ ली थी, एक हफ्ता या 5-6 दिन पहले या 2 दिन पहले। 2 दिन में एनसीईआरटी पूरी ख़त्म हो जाती थी। उस टाइम भी तो 2 ही दिन पहले पढ़ा था। तो आज क्यों साल भर लग जाता है। उस टाइम के आईक्यू और आज के आईक्यू में बहुत फ़र्क है हम लोगों के, तो फिर भी हमें साल भर लग जाता है। तो इसलिए इस सोच को हम लेके चलें कि एनसीईआरटी और हम जो भी सिलेबस है यूपीएससी का उसको एक साथ लेके चलेंगे। यही चीज़ मैं जब सतीश चंद्र पढ़ाऊंगी आपकी तो वही करूंगी, एनसीईआरटी भी साथ में लेके चलूंगी और उनकी जितनी यूनिट्स हैं वो भी साथ में लेके चलूंगी। यही चीज़ मैं विपिन चंद्र जब आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक भारत का इतिहास तो भी मैं वही करूंगी, एनसीईआरटी भी साथ में लेके चलूंगी और विपिन चंद्र भी। तो अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। और जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए एनसीईआरटी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व है। एनसीईआरटी में हम कुछ पॉइंट्स लेके इसमें देखते हैं। कृषि का विकास लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ हुआ था। यानी कृषि का विकास कब हुआ है, 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सबसे पहले गेहूं तथा जौ, यानी गेहूं तथा जौ ऐसी फसल है जो सबसे पहले उगाई गई थी 8000 वर्ष पूर्व। जब हम सिंधु सभ्यता देखते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो उसमें भी सबसे पहली जो मेरी फसल है वो कौन सी है, गेहूं तथा जौ। वहां पे भी जो अवशेष मिलते हैं जिन फसलों के, वो कौन सी फसल है, गेहूं तथा जौ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरा पहला क्या है, कृषि का विकास लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था और सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एनसीईआरटी में क्या है, इंडिया शब्द इंडीज से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसको मैं अभी बहुत डीपली जाऊंगी जब मैं रामशरण शर्मा पे आती हूँ। तो अभी मैं इसको बस एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के आप इसको पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए इसको आप चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं, नीचे आते हैं। अतीत की पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस जमाने में जो किताबें होती थी वो इस जैसे आज के दौर में हम देखते हैं हमें किताबें बहुत अच्छे से छपी हुई मिल जाती हैं, छापे खाने में छपती हैं और वो हमारे पास काफ़ी अच्छे से आ जाती हैं और उनके पेजेस भी बहुत ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे हिसाब से मिल जाते हैं। हमें बहुत पुराने राइटर्स की बुक्स बहुत आराम से मिल जाती है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग किस पे लिखते थे, लोग भोजपत्र पर लिखते थे और उसे क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। किस पे लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे और उसे पांडुलिपि कहा जाता था। तो पांडुलिपि वो लिपि जो हाथ से लिखी जाती, किस पे लिखी जाती है, भोजपत्रों पर लिखी जाती है। देखिए अभी मैं अभिलेख आपको पढ़ाऊंगी, तो पांडुलिपि और अभिलेख ये दोनों ही एक जैसे हैं लेकिन कुछ इसमें अंतर है। तो पहले आप पांडुलिपि पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि क्या होती है, जो चीज़ें भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं।
अब देखिए हम अभिलेख पे आते हैं, बहुत आराम से क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए जब पढ़ते हैं ना तो जहन में ये मत रखिएगा ये क्लियर करना, वो क्लियर करना, वो करना। अभी पहले जो टॉपिक है उसको पढ़ लो, उसको पूरा खत्म कर लो, उसको एकदम मतलब दिमाग में तहस नहस कर डालो कि आज ये टॉपिक तो किसी भी हाल में खत्म होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ें पहले पूरा ध्यान लगा के इसको पढ़ लो, ये पूरा खत्म हो जाए ना तो धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, एक लंबी छलांग नहीं लगाएंगे। तो हर सीढ़ी ये है कि हर टॉपिक मेरा काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए मेरा, तभी कभी कभी क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उल्टे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम चीज़ें रटते हैं। तो पहले अच्छे से समझिए, पांडुलिपि आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखवाते थे। जैसे इसमें क्या लिखवाए जाते थे? दिशा निर्देश, ठीक, नीतियां, युद्ध की जानकारियां। क्या लिखवाया जाता था? दिशा निर्देश, नीतियां, युद्ध की जानकारियां। ये अभिलेख है। अभिलेख एक जो धातु होती है, कठोर धातु या पत्थर पे, उसको गुदवाया जाता था, लिखवाया जाता था, ताकि उस पे क्या लिखवाया जाता था? उस टाइम के राजा लिखवाते थे, राजा महाराजा जो होते थे वो लिखवाते थे क्या? दिशा निर्देश, नीतियां, युद्ध की जानकारी। तो ये क्या होती थी? ये अभिलेख होते थे। ये क्या होते थे? अभिलेख होते थे। पांडुलिपियां होती थी जो भोजपत्रों पर तैयार की जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु पे तैयार किए जाते थे, और ये दिशा निर्देश यानी कि उस टाइम जो राजा चाहते थे अपनी प्रजा के लिए वो उस पर लिखवाया जाता था। राजा की क्या पॉलिसीज हैं, क्या नीतियां हैं अपने प्रजा के हित के लिए, वो उस पर लिखवाया जाता था। युद्ध की जानकारी, यदि कोई राजा युद्ध जीत जाता था तो उस पर अपना व्याख्यान करवाता था कि उसने कैसे युद्ध जीता, उस पर उसके पराक्रम का पूरा व्याख्यान होता था कि कैसे उसने जीता, किस तरीके से उसने दूसरे राजाओं को हराया। ये सब पूरी जानकारी अभिलेखों पर मिलती है। यानी एक तरह से आप बोल दीजिए कि अपनी तारीफें करवाना तो काफ़ी एक मजबूत पत्थर पे करवाई जाती थी कि पुश्ते गुजर जाए, पीढ़ियां गुजर जाए, हमारी तारीफों में कोई कमी ना है। ठीक, तो ये अभिलेख होते हैं। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि जो हाथों से तैयार की जाती है, अभिलेख जो पत्थरों पर या धातुओं पर लिखवाई जाती है। ये देखिए, इसका टाइम कुछ ज़्यादा, संभाल के तो ये भी रखी जाती है लेकिन इसका टाइम कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अभी भी हमें मिलते हैं ना अभिलेख। हमें सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई जिससे हमें पुराने भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अभिलेखों से प्राप्त होती है हमें। अब बात करते हैं पुरातत्वविद। ये पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट मैं ले रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए, पुरातत्वविद क्या होता है? जो पुरानी इतिहास में लाई गई चीजें, जैसे खोद के, जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां से बहुत से बर्तन निकले, बहुत से जेवर निकले, बहुत सी चीजें निकली, तो उसका जो अध्ययन किया वो क्या कहलाया? पुरातत्वविद कहलाया। देखिए, इतिहासकार और पुरातत्वविद में फर्क होता है। इतिहासकार क्या होता है ना, इसका जो क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक होता है, यानी कि काफी बड़ा होता है, और जो पुरातत्वविद होता है उसका क्षेत्र काफी छोटा होता है। ठीक, इतिहासकार का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, पुरातत्वविद का क्षेत्र काफी छोटा होता है। तो ये चीजें हम समझ गए कि इतिहासकार अब क्या होता है। देखिए, इतिहासकार पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से जानकारियों के लिए इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी पांडुलिपि, अभिलेख जो पुरातत्विक जानकारी दे रहे हैं उसको भी इसमें सम्मिलित करता है, और उससे जो ज्ञात जानकारी करता है और फिर उसका अध्ययन करता है, ये क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है। तो पुरातत्विद का क्या काम था? सिर्फ वो जो खुदाई में वस्तुएं निकले उसका अध्ययन करता था, जबकि इतिहासकार उन सारी चीजों का अध्ययन करता है जो इतिहास में सम्मिलित होती हैं। तो इसका क्षेत्र क्या हो गया? काफी व्यापक हो गया, जबकि पुरातत्विद का क्षेत्र काफी संकुचित है। अब चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। जन्म से पहले को हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है। ई को लैटिन भाषा के एडी यानी एनो डोमिनी में लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब जिस साल से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसके बाद के हम टाइम को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। ई को लैटिन भाषा के एडी से लिया गया यानी एनो डोमिनी। तो देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसे बीसी यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए, हमने बोला सिकंदर जो था, ठीक, सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी में। ठीक, सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी में, परंतु उसकी मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी में।
मृत्यु कब हुई? 323। जन्म कब हुआ? 356। तो ये कुछ नंबरिंग उल्टी चल रही है ना, हमें कुछ दिमाग में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? 356 और 323, ये तो उल्टा हो गया। तो ये क्या होता है? ये आपका BC होता है, यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले के समय को हम BC कहते थे। तब गिनती मेरी उल्टी चलती थी। जैसे मैंने बोला कि कोई मेहमान मेरे घर 4 दिन पहले आया और वो 2 दिन पहले चला गया। 4 दिन पहले आया और कब चला गया? 2 दिन पहले चला गया। तो पहले क्या आ रहा है? 4, फिर क्या आ रहा है? 2। तो उसी तरह ईसा मसीह के 356 साल पहले जन्म हुआ और 323 साल पहले सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि BC क्या होता है, यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के टाइम को हम BC कहते हैं। इसकी गिनती हमेशा उल्टी चलती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम जो ईसवी से मतलब, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हो गया। तो देखिए, बाबर जब आया, बाबर ने पानीपत का युद्ध कब किया था? 1526 ईस्वी में, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1530 में, आगरा में। ठीक, बाबर ने जो युद्ध किया इब्राहिम लोदी से, पानीपत का, ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं इसको। इसमें बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। तो ये कब हुआ? 1526। अब देखिए 26 के बाद ठीक आ रहा है, 30 बिल्कुल सही आ रहा है। पहले तो क्या आ रहा था कि 356 आ रहा था ना, 356 में उसका जन्म हुआ और 323 में मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही गिनती है, 1526 और 1530। यानी 1526 में उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई आगरा में, बाबर की। तो यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पीरियड चल रहा है हमारा कि 1526 फिर 1530। लेकिन पहले हम क्या देख रहे थे? ये BC कहलाता था, जिसमें हमने देखा कि टाइम मेरा उल्टा चल रहा है, गिनती मेरी उल्टी चल रही है। टाइम मेरा सही चल रहा है, गिनती हम उल्टी लेते हैं। जैसे कि 356 साल पहले उसका जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, और फिर 323 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई मेहमान मेरे घर 4 दिन पहले आया और वो 2 दिन पहले चला गया। ठीक, तो ये गिनती मेरी उल्टी चली। तो इसे क्या बोलते थे हम? जो इब्राहिम, अभी मैंने बाबर वाला एग्जाम्पल दिया, इसे हम ईस्वी बोलते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ। यानी एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए उसके टाइम के बाद वाला जो गिनती चलती है, सन चलेगा या वर्ष चलेगा, वो बिल्कुल सही चलेगा। मानी 26, 27, 28, 29, 30। 30 में मृत्यु हो गई, 26 में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो यहाँ तक हम बिल्कुल अच्छे से समझते हुए हैं। अब NCERT तो डेट मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका वेद। वेद क्या होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद जो काफी प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अब मैं एक एक वेद पे आपको बताती चलूंगी क्या क्या होता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी हम प्राचीन भारत को अगर जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद में इसका काफी क्रमबद्ध अध्ययन है, उसमें ऋचाएं दी गई हैं। इसके अध्ययन करने वाले को होर्त कहते हैं। इसके अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? होर्त बोलते हैं, जो इसका अध्ययन करता है ऋग्वेद का। ठीक, अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद। यज्ञ में या पूजा पाठ में या बलि में कौन से नियम लगेंगे, ये किसमें लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। ये एक तरह की कानूनी पुस्तक है जो आज के टाइम में चल रही है। आज के टाइम में उसे हम कानूनी पुस्तक बोल सकते हैं, और उसके टाइम प्राचीन इतिहास में उसे यजुर्वेद का नाम देते थे, जिसमें सारे नियम दिए होते थे। कौन से नियम? कि बलि में कौन से नियम लगाए जाएंगे, कोई यज्ञ होगा, कोई पूजा होगी, कोई पाठ होगा, तो उसमें कौन से नियम लगाए जाएंगे, ये सब हम यजुर्वेद में पढ़ते थे। अब देख लीजिए हम क्या पढ़ेंगे, सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गाना। तो जो भी चीज बलि, पूजा, पाठ, यज्ञ वगैरह में जो गाने गाए जाते थे, वो उसकी व्याख्या कहाँ मिलती है हमें? सामवेद में। इसमें सिर्फ और सिर्फ गानों की बातें हैं। कौन से? जो जब यज्ञ हो या पूजा हो या कोई बलि होती थी, उसमें कौन से गाने गाए जाएंगे, तो ये हमें सामवेद से पता चलता था। अब बात करते हैं अथर्ववेद की।
अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के काफी, जैसे आप बोल सकते हैं, अंधविश्वास ये इसमें भरे मिलेंगे आपको, सामान्य व्यक्तियों के अंधविश्वास, कि उस जो प्राचीन इतिहास में हम काफी सारे अंधविश्वास देखते हैं। अथर्ववेद में ही कहा गया है कि स्त्री का जन्म काफी निंदनीय है, यानी कि स्त्री का जन्म नहीं होना चाहिए, ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में ही शूद्रों और स्त्रियों को, शास्त्रों को छूने की अनुमति नहीं है। अथर्ववेद की मैं बात कर रही हूँ। अथर्ववेद में ही मैत्रेयन संहिता के तहत कहा गया है कि शराब तथा जुए के बाद स्त्री ही पुरुषों का मुख्य तीसरा दोष है। ठीक, तो ये सब अथर्ववेद में जितनी भी आपके अंधविश्वास से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सब कहाँ मिलती हैं? हमें अथर्ववेद में मिलती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण कौन सा पुराण है? सबसे पुराना पुराण है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको अच्छे से हाईलाइट करके याद रखना है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। चलिए कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी मेरी पूरी हो गई, मतलब एनसीईआरटी का जो लेसन मैं इसके साथ लेके चल रही हूँ, एक एक लेसन में एक एक यूनिट, इसकी पूरी 33 यूनिट है, 33 यूनिट्स है, इसको मैं पूरी खत्म करवाऊंगी। देखिए बात आगाज की नहीं होती, कोई भी शुरू कर देता है, अंजाम तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी बात होती है, और जीतता वही है जो चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाता है। शुरू तो कोई भी कर देता है, फिर बीच में खत्म हो जाती है। यूपीएससी एक नशा है, तो उस नशे को पूरा, जब तक उस नशे कि आपको जो सपना है आपका, वो नशा कि हमें आईएएस बनना है, वो पूरा क्लियर ना हो जाए, तब तक उसको छोड़िए मत बिल्कुल भी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको 33 इसमें यूनिट्स हैं, मैं पूरी यूनिट्स आपकी क्लियर करवाती चलूंगी, और उसके साथ मैं एनसीईआरटी भी लेके चलूंगी। तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की साथ में लेके चलती हूँ। अब चलिए हम देखते हैं रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा की कौन सी अभी फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व में पहला जो हेडिंग है उनकी, अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता में हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए इसका मतलब यहाँ से भारत से है। इस विशाल उपमहाद्वीप का एक अखंड देश समझा, सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष, ठीक, क्या कहा गया है, किससे लिया गया है? ये जो अखंड है ना, हमारा भारत क्या है, अखंड है, और ये उपमहाद्वीप है, दक्षिण एशिया का काफी बड़ा हिस्सा आता है ना, दक्षिण एशिया का। अगर मैं अभी आपको एक इंडिया का मैप बना के दिखाती हूँ, ठीक, ये इंडिया का आपका मैप हो गया। इंडिया के मैप में अभी तो इतना ही हिस्सा है हमारे पास, लेकिन जब कभी पाकिस्तान नहीं बना था, और अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो कुछ अफगानिस्तान का भी हिस्सा भारत में आता था, पूरा ही बांग्लादेश आता था। ठीक, तो ये सब चीज़ें एक काफ़ी बड़े भारत की रचना करती थी, और ये अखंड जो भारत था ये क्या कहलाता था, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप यानी दक्षिण एशिया का पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें कवर होता था, तो इस कारण इसे क्या बोला जाता था, उपमहाद्वीप, और ये एक अखंड देश समझा जाता था। ठीक, और सारे देश को भरत, यानी जो भारत नाम निकला ना, वो कहाँ से निकला, तो उसकी उत्पत्ति हुई है, भरत नामक एक वंश था, प्राचीन वंश था, जिसे भारतवर्ष, उसी से नाम निकला हमारा, भरत नामक एक वंश था, प्राचीन वंश। ठीक, भरत नामक एक प्राचीन वंश था, उसी से नाम निकला भारत, जो एक उपमहाद्वीप है, यानी कि एक काफी बड़े क्षेत्र में है। ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, प्राचीन इतिहास से मिल रही है। इस कारण प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जब हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कैसे वर्तमान की स्थिति पता कर सकते हैं, हमें इतिहास का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीजें मेरी काफी बड़ा क्षेत्र उपमहाद्वीप का हो गया, जिसमें हम देखेंगे कि भरत, यानी कि भरत एक ऐसा वंश था जिससे नाम निकला भारत। इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया, यानी आज हम क्या बोलते हैं, ये अमेरिकन है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, हम हिंदुस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, तो उस टाइम उसे क्या बोलते थे, जो भारत में रहते थे उनको हम क्या बोलते थे, भरत संतति कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, भरत संतति कहा गया। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से और पश्चिम में सिंध पार तक। ठीक, सिंध पार यानी कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको मैं पूरा क्लियर करती हूँ अभी आपको। ये देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है हमारी, ये निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर झील के पास से,
ठीक, मानसरोवर झील के पास से हमारी कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और यहीं से हमारी कौन सी निकलती है? यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक, तो यहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यहां से कौन सी निकलती है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में, यानी जो पश्चिम में हम ब्रह्मपुत्र की घाटी से और सिंध पार तक, ठीक, यानी कि पूर्व में मेरा क्या है? पूर्व में मेरा जो है ये ब्रह्मपुत्र की घाटी है और पश्चिम मेरा सिंधु जो नदी है, ठीक, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां है ना, ये भी कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी 5 सहायक नदियां हैं सिंधु घाटी की। ठीक, तो सिंधु नदी में, और इसमें जो सिंधु समझौता हुआ था ये किस सन में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सिंधु समझौता क्या है और इसकी सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन सी हैं। ये आप मुझे कमेंट में बताइए आंसर करके। अब बात करते हैं हम कि पश्चिम में हमने क्या देखा? सिंधु नदी, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक ये कौन सा राज्य फैला है? ये पूरा उपमहाद्वीप जिसे हम भारत नाम देते हैं। ठीक, इतने बड़े क्षेत्र में राज करने वाला कोई व्यक्ति छोटा मोटा तो होगा नहीं, वो कौन होगा? चक्रवर्ती कहलाएगा। इतने बड़े क्षेत्र पे जो राज करेगा वो कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा चक्रवर्ती। ठीक, चक्रवर्ती। और इसे देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी तक, ठीक, हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम में सिंधु पार तक, यानी सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती कहलाते थे। देखिए बीसी में एक राजा आया, बीसी यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कौन, किसको बोलते हैं हम? अशोक बोलेंगे उसको, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ठीक, वो कौन है? बीसी यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले आए। अब बात करते हैं उनके जन्म के बाद कौन आए? समुद्रगुप्त, जिन्होंने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के राज्यों को जीता था, वो उनका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इनके बारे में जो विजय हुई ये कब हुई? ईसवी में कहलाएंगे हम इसको, ईसवी में। ठीक, क्योंकि ये कहाँ के थे? अशोक मौर्य साम्राज्य का था, यानी मौर्य वंश का था, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। ठीक, तो इनके बारे में जो हमें पता चलता है, इन्होंने जो राज्य किया वो कब किया? बीसी में किया, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व किया। और इनका जो राज्य के बारे में पता चलता है, इन्हें जो चक्रवर्ती कहा गया, इन्होंने कई राज्यों को जीता, तो ये क्या कहलाते हैं? ये ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि ईसवी में। देखिए अशोक और समुद्रगुप्त पैदा नहीं होते बल्कि बनते हैं अपनी मेहनत से। नेपोलियन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, ये सब पैदा नहीं होते। आप जितनी मेहनत करोगे आप एक बहुत बड़ा नाम बनोगे। तो ज़िंदगी में अगर सफल होना है ना, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ज़िंदगी में बहुत से लोगों को बिल्कुल मत सुनो। मैंने देखिए सबको नहीं बोला, मैंने बोला बहुत से लोगों को बिल्कुल मत सुनो। तो ये बहुत से लोग और सब लोगों में कुछ फ़र्क है, मतलब कुछ की सुनना है हमको, क्योंकि अगर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे ना, तो फिर हम ज़िंदगी में सही से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें हमेशा एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे अपने सपने की तरफ जाना है, कौन जो उस सपने को शायद पा चुका हो या उस रास्ते पे हो, तो वो हमारी मदद कर सकता है। मैं आपके इस बहुत से लोगों और सब लोगों में कुछ फ़र्क बताती हूँ। मैं 9th क्लास में थी और मैंने फ़ारसी के लिटरेचर में एक किस्सा पढ़ा था। इराक़ का एक बादशाह था जिसका नाम था हारून रशीद। फ़ारसी के लिटरेचर में ये किस्सा है। हारून रशीद वो बहुत सखी था। सखी मतलब होता है काफ़ी दान देने वाला व्यक्ति, जो गरीबों को बहुत दान दे, वो काफ़ी सखी था। तो वो बहुत सखावत करता था, यानी दान वान बहुत ज़्यादा करता था। तो उसकी ये बात पूरे ईरान में फैल गई, पूरे इराक़ में फैल गई कि एक ऐसा बादशाह है जो इतना बड़ा सखी है कि वो सबको दान में, जो भी व्यक्ति जो चाहता है वो उसको दान में दे दिया करता है। तभी एक बहुत, जिसका नाम था पूरे देश में जिसका नाम था कि वो बहुत बड़ा कंजूस है, वो आता है बादशाह के पास और बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, आप इतने बड़े सखी हैं कि मैं आपकी तारीफ़ करते करते थक गया। मतलब आपकी जो सखावत है उसके बारे में कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। बादशाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो जो वज़ीर रहते हैं दरबार में और लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि एक इंसान आया, उसने बादशाह की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। पर बादशाह बहुत मायूस होता है, बादशाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बादशाह बहुत मायूस होता है और चुपचाप जाके बैठ जाता है।
और बहुत देर तक बैठा रहता है, चुपचाप कुछ बोलता नहीं है, वो शख्स चला जाता है जो उसकी तारीफ करता रहता है और महाकंजूस रहता है। तो वजीर आता है उसके पास और पूछता है, बादशाह आप इतना मायूस होकर क्यों बैठे हैं? वो शख्स ने आपकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, उसने तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए आपके कि आपसे बड़ा कोई सखी नहीं है। तो बादशाह एक अल्फाज कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी सखावत के बारे में उस कंजूस इंसान को कैसे समझ में आ गया जिसने आज तक कभी कुछ भी दान में नहीं दिया। समझ रहे हैं ना बात, कि वो मेरी सखावत, मैंने इतना ज़्यादा लोगों को दान किया और मेरी ये बातें किसके समझ में आ रही हैं? एक कंजूस के समझ में आ रही हैं जिसने कभी कुछ भी लोगों को नहीं दिया। तो इसका मतलब मैं पूरी तरह से फेल हूँ, मैंने उतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने जो काम मैं कर रहा था उस काम को पहचानने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। वही तो मैं बताता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं या अपनी बुराई सुनना चाहते हैं तो उनसे सुनिए जिस मसले पे वो आपकी तारीफ या बुराई करे, उस मसले में वो एक्सपर्ट हो। जो इंसान साइंस के लैब में जाके ग्लास और बीकर में फ़र्क नहीं समझ पाता, वो अगर आपके साइंस के मॉडल पे कुछ बोलता है कि आपका मॉडल बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, तो उसको कभी दिल पे मत लो, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। आप जिस बारे में बता रहे हो, अगर वो आपकी तारीफ़ कर रहा है और अगर आप उस पर खुश हो रहे हो जिसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा इंसान आपकी तारीफ़ें कर रहा है जो जानता भी नहीं कि जिस मसले में वो तारीफ़ कर रहा है वो है क्या। तो ऐसे इंसान की तारीफ़ से बेहतर है कि कोई जो उस मसले का एक्सपर्ट हो, उस चीज़ को जानने वाला हो, वो अगर आपकी बुराई भी करेगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ऐसे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं, और जो तारीफ़ें करने वाले और हमारी बुराई करने वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इनके ऊपर ज़िंदगी में ध्यान मत दो। ध्यान किसको देना है हमको? मैंने सब लोगों को नहीं एक साथ ले लिया, मैंने बोला बहुत से लोगों को मत सुनो, पर कुछ लोगों को सुनो। ठीक? तो कुछ लोग में कौन आ गए? जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो उनके बारे में आपको सुनना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक? तो ये जो फालतू बोलते हैं ना इधर उधर की बातें कि नहीं हो पाएगा, अरे बहुत मुश्किल है, क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, तो छोड़ दो, क्योंकि खुद बेचारों से हो नहीं पाता तो वो बेचारे हम लोग को कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, कैसे करोगे, कब करोगे, कहाँ से होगा, इतना हार्ड है, नहीं कर पाओगे। उनसे होता नहीं और वो हम लोगों को करने देना नहीं चाहते। तो करके देखो, क्योंकि अगर मेरा सीधा सा एक लाइन, एक कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। क्योंकि जो सामने वाला बंदा जिससे आप ये सोच रहे हो कि इससे हो गया, तो वो भी वही है भाई जो हम है, मेरा भी दिमाग वही है, उसी कुदरत ने, उसी ईश्वर ने हमें भी वही दिमाग दिया जो सामने वाले को दिया। तो इसलिए बिल्कुल मायूस मत हुआ करो आप लोग, क्योंकि आपको अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। गिरते हैं मैदान जंग में शहसवार ही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के भल चले। ठीक है, तो अब चलिए हम अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विदेशी सबसे पहले सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। इन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडीज नाम दे दिया। इन्होंने पूरे देश को क्या नाम दे दिया? सिंधु या इंडीज नाम दे दिया। देखिए, ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। विदेशी जब सबसे पहले आए, विदेशी जो है हमारे, विदेशी कौन? जो भारत में नहीं रहते वही तो विदेशी कहलाएंगे। जो देश के बाहर वाले व्यक्ति होते हैं वो विदेशी कहलाते हैं। जैसे अगर हम अभी अमेरिका चले जाए तो हम वहाँ के थोड़ी ना है। अभी कोई अमेरिकन इंडिया आ जाए तो वो भी यहाँ का नहीं है, तो वो भी विदेशी ही कहलाएगा। ठीक, तो ये व्यक्ति क्या होगा? विदेशी होगा। तो विदेशी जब हमारे देश में आते हैं तो कैसे आएंगे? हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, हम 20वीं की बात करेंगे, यानी बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसे टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, समुद्र मार्ग की तो खोज हुई नहीं होगी। समुद्र मार्ग की खोज कब हुई है? समुद्र मार्ग की खोज हुई है 1498 में। किसने की भारत की खोज समुद्र मार्ग की? वास्को डिगामा। ठीक, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की 1498 में। तो उससे पहले तो ऐसा नहीं था कि भारत था ही नहीं। वास्को डिगामा जी आए, उन्होंने खोजा कि ये देखो भारत निकल आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा भारत पहले भी था। उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने समुद्र मार्ग खोजा। उन्होंने भारत को पहाड़ में से खोद के नहीं निकाला कि ये देखो निकल गया भारत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने समुद्र मार्ग की खोज की, यानी जो समुद्र से रास्ते उन्होंने पता किए कि ये समुद्र मार्ग से भी भारत में आया जा सकता है। उसके पहले लोग आते ही होंगे भारत में, तो वो कहाँ से आते थे? जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ बसे थे? मध्य एशिया या अफगानिस्तान? मध्य एशिया
या अफगानिस्तान के में क्षेत्र या पंजाब में बसे थे, तो वो भी जब आए होंगे भारत तो यहीं से तो आए होंगे। तो यहाँ पे एक सिंधु नदी, अभी मैंने बताई मानसरोवर से निकलती है, सिंधु नदी थी। तो इसके अक्सर जो सभ्यताएं होती हैं ना, वो नदियों के आसपास बसती हैं, क्योंकि पानी की काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको प्राप्ति हो जाती है, उनको दूर तक नहीं जाना पड़ता। तो जितनी भी सभ्यताएं अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ज़्यादातर नदियों के आसपास बसती हैं। तो ये जो सिंधु सभ्यता है ये भी सिंधु नदी के किनारे बसी, जिसे हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी। तो इस कारण जब भी कोई व्यक्ति भारत में इंटर करता था, यानी भारत में आता था, तो इन लोगों से मिलता था, सबसे पहले आता था तो इनसे मिलता था। जब आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो सबसे पहले दरबान का चेहरा देखते हैं। मैनेजर आपके सामने नहीं आ जाता, वेटर आपके सामने नहीं आता, सबसे पहले कौन आता है? दरबान। आप जहाँ से इंटर कर रहे होते हो। तो वही चीज़ है कि कोई भी विदेशी जब प्रवेश करता था भारत में, कौन से मार्ग से? स्थल मार्ग से। समुद्र मार्ग की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 1498 बहुत दूर है हम, ठीक। तो जब स्थल मार्ग से इंटर करता था तो वो कहाँ आता था? सिंधु नदी के पास जो लोग बसे थे, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए, उनके पास आता था और उनसे मिलता था। तो उच्चारण, यानी कि जब दो लोग की दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो, तो कुछ शब्द बोलने में गलती तो होगी ना, कुछ शब्द बोलने में बिल्कुल भी गलती आराम से गलती हो सकती है। हम लोग भी जब कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो बिल्कुल सही नहीं बोल पाते। जैसे हम अब अगर हमने किसी ऐसे जगह पे हम गए कि मुझे चाइनीज़ नहीं आती, मैं बिल्कुल सही नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी, उच्चारण में गलतियाँ हो जाएंगी। उनकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। तो मैं जब उनकी लैंग्वेज बोलूँगी तो वो शायद इतनी अच्छी मैं चाइनीज़ नहीं बोल पाऊँ, और शायद वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाए, ठीक। तो ये चीज़ उच्चारण में जब गलती हुई तो क्या निकला? सिंधु से शब्द निकला इंडीज। देखिए, मैं यही पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा था, इंडिया शब्द इंडीज से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। असली नाम तो यही है ना, सिंधु। बाद में उसका इंडीज बना। फिर हम देखते हैं ईरानी जब आया तो उन्होंने हिंद बोल दिया, यूनानियों ने उसको और अच्छा कर दिया, इंडिया कर दिया। तो ये सब चीजें कहाँ से निकली? सिंधु से निकले। सिंधु का अर्थ क्या है संस्कृत में सब चीज का इंडीज का अर्थ क्या है संस्कृत में? सिंधु कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे विदेशी जब सबसे पहले आए तो किससे मिले? तटवासी। कौन तटवासी? सिंधु की नदी के जो किनारे तटवासी बसे थे, उनके संपर्क में आए और सिंधु या इंडीज नाम दे दिया, ठीक। फिर बाद में ईरानी आए। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला। तो उन्होंने जब सिंधु को देखा, यानी सिंधु शहर वालों से मिले, तो उन्होंने सिंधु को क्या कर दिया? हिंद कर दिया। यानी उच्चारण में उनकी गलती हो गई, उच्चारण में उन्होंने गलती कर दी और उन्होंने सिंधु को हिंद कर दिया। इसके बारे में अच्छे से कैसे पता चलता है? ईरानियों के कुछ अभिलेख हैं, ईरानियों के बहुत से अभिलेख ऐसे हैं जिसमें सिंधु क्षेत्र को हिंद शब्द से लिखा गया, उसमें सिंधु क्षेत्र के बारे में हिंद शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो हमें पता चलता है कि सिंधु क्षेत्र के बारे में जो चीजें कही गई हैं वो बिल्कुल हिंद नाम से कही गई है। किस नाम से कही गई है? हिंद नाम से कही गई है। तो हमारा एक नया नाम क्या निकला? हिंद। वही बाद में हिंदुस्तान बन गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं, देखिए ईरानी वही चीजें अभी हमने आपको बताई हैं। तो अब हम नीचे के पॉइंट पे आ जाते हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक तथा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। बाद में वह स्थान, उसका स्थान किसने ले लिया? संस्कृत ने ले लिया। आर्यों की भी मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। और जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख जो थे वो पहले तो प्राकृतिक तथा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए, फिर बाद में उनका स्थान किसने ले लिया? संस्कृत ने ले लिया, क्योंकि संस्कृत काफी तेजी से फैल चुकी थी, ठीक। और आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। अशोक में जितने भी बाद में शिलालेख बने वो किसमें बनने लगे? संस्कृत भाषा में बनने लगे, यानी कि ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा की जगह संस्कृत ने ले ली और वो देश के कोने कोने में फैल गई और राजभाषा के रूप में प्रचलित हो गई। जैसे आज की हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। उसी तरह राजभाषा क्या थी हमारी? उस टाइम की संस्कृत बन गई थी। प्राकृतिक तथा ब्राह्मी भाषा की जगह संस्कृत ने जगह ले ली और वो शिलालेख किसके शिलालेख, अशोक के शिलालेख जो छपते थे वो संस्कृत भाषा में बनने लगे। देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिसेप को। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिसेप 1837, ठीक। 1837 में जेम्स प्रिसेप को मिली थी, ठीक। जेम्स प्रिसेप को मिली थी 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं
वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, यानी मैंने देखिए रामशरण शर्मा की अनेकता में एकता, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, आपको अच्छे से समझा दिए। अब मैं पढ़ूंगी वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। देखिए वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है कि अगर बोलते हैं कि पुराना टाइम काफ़ी अच्छा था, अगर हम पुराने समय को वापस खींच के लाना चाहते हैं तो उसके साथ उसकी बुराइयां भी वापस खींच के आएंगी। जो उस टाइम लोग काफ़ी जातिवाद संप्रदाय में बटे हुए थे तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो अगर हम अतीत को वर्तमान में खींच के लाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं बल्कि उसकी बुराई भी देखनी चाहिए। ये सब पढ़ाने का मतलब क्या है हमारे, कि हम जाने कि हमारा इतिहास कितना सूरज से भरा, यानी सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ था तो कितना अंधकार से भी भरा हुआ था। तो वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, यानी आज भी हमें कभी कभी वर्तमान में अतीत की कुछ झलक दिखने को मिलती है। कैसी झलक, कि आज भी हम कभी ना कभी जातिवाद संप्रदाय धर्म इसमें काफ़ी घिर जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो जाति धर्म संप्रदाय इसी में उलझ जाते हैं और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अतीत में भी देश को जो प्रगति के रूप में बाधा थी ना, वो क्या था, यही चीजें थी, जाति धर्म संप्रदाय। और आज भी वर्तमान में भी अगर देश की प्रगति में बाधा है तो यही चीजें हैं। तो वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता रामशरण शर्मा ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है। चलिए अब इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। प्राचीन मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में हमारा पीछा कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राचीन और मध्य और उत्तर काल की जो बहुत सी रूढ़िवादी सोच है वो आज भी हमारा पीछा कर रही है, कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रहना चाहिए, जॉब करके क्या करेंगी, ये सब चीजें हमारी आज भी पीछा कर रही हैं। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर ले जाने में बाधक बनी हुई है। वही चीज मैंने अभी बताई थी कि संप्रदाय और जातिवाद क्या है, देश की एकता और इसको देश की प्रगति में आगे ले जाने में आज भी बाधक बनी हुई, जो अतीत में भी बाधक बनी हुई थी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, देखते हैं नीचे की लाइन। प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है। मतलब अगर हम अतीत जानना चाहते हैं कि उसका उज्जवल स्वरूप क्या है तो उन्हीं के लिए काफी अच्छा नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि हमें अतीत कितना डरावना और कितना खराब और भयावह था हमारे लिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जिसे लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। ठीक, पहचानना चाहते हैं। तो अगर हमें अपने देश में जो ऐसे तत्व हैं जो देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, अगर उनको हमें पहचानना है तो हमें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कि धर्म संप्रदाय जाति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये पूरी यूनिट थी आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, ये पूरी मैंने खत्म कर दी रामशरण शर्मा की अनेकता में एकता। और एनसीईआरटी मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे मैंने वो भी यहाँ पे पूरे खत्म करवा दी हैं आपको। तो एनसीईआरटी और रामशरण शर्मा यहाँ पे दोनों आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है रामशरण शर्मा की। मैं इसकी अगली वीडियो जो डालूंगी वो सेकेंड यूनिट की डालूंगी रामशरण शर्मा की, उसको मैं वहाँ पे भी एनसीईआरटी साथ में लेके चलूंगी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो सब मुझे कमेंट करके बताइए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सिंधु समझौता किस सन में किया गया था, और सिंधु जो नदी है उसकी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो शुक्रिया, वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए।